चर्चा कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के। आखिर क्या वजह थी, अब यहाँ से आगे क्या रणनीति होगी। उपराष्ट्रपति पद के अलग अलग दावेदारों के नाम आ रहे हैं, उनमें से कौन सबसे प्रबल दावेदार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आशुतोष जी, आपसे जो वजह बता रहे थे विजय त्रिवेदी साहब, आपको लगता है कि इस तरह का जोखिम मोल लेना चाहेंगे जगदीप धनखड़? जोखिम लेंगे तो क्या उनको हासिल होगा? जोखिम का प्रश्न ही नहीं। जो जोखिम उनको लेना था वो जोखिम तो उन्होंने ले लिया। अगर जोखिम नहीं मोल लिया जोखिम होता, क्यों लिया उन्होंने? वो क्यों ऐसे शख्स के साथ फोटो खिंचवाएंगे जो नेतृत्व को पसंद नहीं? क्यों ऐसे मोशन स्वीकार करेंगे जो सरकार से पूछ करना चाहिए था? आखिर क्यों ऐसा जोखिम लेंगे? मैं यही कह रहा हूं। इसका मतलब ये कि रिश्ते उनके खराब हो रहे थे। देखिए, जो तस्वीर सामने आई है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो तस्वीर किसी और ने पोस्ट नहीं की है। वो तस्वीर खुद जगदीप धनखड़ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है। यानी उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था, लोगों के बीच में उन्होंने रखा। और अगर एक आदमी उपराष्ट्रपति के पद पर है, अगर लोग उनसे मिलना चाहेंगे तो मिलेगा। ये थोड़ी हुआ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलेंगे या एनडीए के लोगों से मिलेंगे। अगर कल मैं मिलना चाहूं तो वो नहीं मिलेंगे, अरे जी आप तो सरकार की आलोचना करते हैं। या फिर वो कहेंगे नहीं, हम तो संगीत रागी जी से मिलेंगे क्योंकि संगीत रागी जी तो आरएसएस के आदमी, उनसे मुलाकात करें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। अगर हम लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उपराष्ट्रपति के पद पर खासतौर पर चेयरमैन साहब जो जिनकी जिम्मेदारी सदन को चलाने की है, उनको तो अगर जितना ज्यादा विपक्ष से मिलेंगे उतना ही सदन को स्मूथली चलाने में मदद मिलेगी। अगर वो विपक्ष से नहीं मिलेंगे तो सदन चलाने में दिक्कतें पैदा होंगी, और दिक्कतें पैदा हो रही थी। तो ये मिलना कोई बड़ी खबर नहीं है। देखिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हैं, दोनों के बीच में अविश्वास पैदा हुआ है, कम्युनिकेशन गैप हुआ है, और उसको बजाय रिजॉल्व करने के उसको एक फेस्टरिंग वुंड की तरीके से पढ़ने दिया गया है। और अंत में सही मौके पर आकर जगदीप धनखड़ जी से थैंक यू कह दिया गया। मैं अभी भी ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था। राजनाथ जी जो पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता हैं, जो पिछले पार्टी के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को तो हैप्पी बर्थडे विश किया है, लेकिन अपनी ही पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को, जिनका स्वास्थ्य खराब था इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा, उनको विश करना उचित नहीं समझा, या उनका हालचाल पूछना उचित नहीं समझा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने 3 लाइन की बात की। यह बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या पूरी पार्टी ने क्यों आखिर जगदीप धनखड़ को अनाथ छोड़ दिया है? क्यों उनको अंधेरे में छोड़ दिया है? विपक्ष देखिए, राजनीति के अंदर मतभेद होते हैं, मेरे संगीत रागी के बीच मतभेद होते हैं, टेलीविजन चैनल पर तू मैं होती है, लेकिन क्या हम बाहर निकलेंगे तो एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे, एक दूसरे को गाली गलौज देंगे? ये तो कोई लोकतांत्रिक बात ही नहीं। 24 घंटे हुए हैं, हो सकता है कि आगे चल के ये यहाँ पे कुछ और सरकार की तरफ से कुछ बातें और निकल करके सामने आए। सज्जन जी, अब मामला चल रहा है कि अब आगे यहाँ से क्या, अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, किनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। आप किसी नाम पे ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं, क्योंकि आप तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी कारण से ये बिल्कुल बचकानी होगी कि आप किसी नाम के ऊपर कयास लगाएं। कारण ये है कि देखिए, एनडीए के पास मेजॉरिटी है और बीजेपी नाम नहीं ले तो कम से कम ये बताइए क्या समीकरण देखा जाएगा उपराष्ट्रपति पद के चयन के लिए, जो व्यक्ति को चुना जाएगा? क्या नहीं देखा जाएगा मैं बता सकता हूँ। क्या नहीं देखा जाए मैं बता सकता हूँ। बहुत लोग इसको बिहार से जोड़ के देख रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इस पे बिहार का बहुत ज्यादा एंगल स्वाभाविक लगता है। हो सकता है कि इसमें जो सहयोगी दल हैं, टीडीपी हैं, जेडीयू है, उनसे भी राय ली जाए और ली ही जाएगी। लेकिन इसमें बीजेपी के पास इतने ज्यादा विकल्प है, इतने ज्यादा चेहरे हैं कि निश्चित तौर पे हाँ, एक जरूर बात है कि एक तो संवैधानिक पद है और एक परिपाटी बीजेपी में जो बहुत अच्छी परिपाटी है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन समुदाय से आ रहे हैं। तो एक हो सकता है कि सामाजिक समीकरण को देश में एक समावेश वाली बात को ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखा जाए। उसके अलावा किसी भी नाम पे अभी एक अटकल लगाना या उसके पीछे तार्किक कारण देना, वो एक तार्किक तौर पे लग सकता है कि सही हो, लेकिन उसके बारे में कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे है कि देखिए आने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। इस पे मैं बाकी मेहमानों से भी राय लूंगा, लेकिन प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया भी था पिछली बार कि अब उपराष्ट्रपति नहीं है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, पूरा मानसून सत्र चलना है, सदन की कार्रवाई कैसे सुचारू तरीके से चलेगी, तो यहाँ पे कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी? ठीक है, वैसे तो संविधान में जो व्यवस्था है उसमें 67A के तहत उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो 68A के तहत जो है ऑटोमेटिक ढंग से जो उप सभापति हैं वो उस चार्ज को संभालेंगे। पर जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक समस्या ये है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई हो
जिसका कोई अस्तित्व ना हो, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोग पसंद है और इसी वजह से देश गर्त में चला जा रहा है। हकीकत ये है कि एक नया इतिहास लिखा गया है और ये इतिहास पहली बार लिखा गया है क्योंकि एक संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि बाकी संस्थाओं का क्या हाल हो। इससे पहले इतिहास में दो बार जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, पर राष्ट्रपति के मौजूदा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति ने तो रीढ़ की हड्डी दिखाई। मौजूदा उपराष्ट्रपति ने तो रीढ़ की अरे जब हड्डी दिखाई, जो आप लोग आरोप क्या किया लगाते गया? थे कि बहुत झुका हुआ, तो उन्होंने दिखाया कि देखिए हम पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने उन्होंने निष्पक्षता दिखाया दिखाई। तो उनके साथ क्या हुआ, अंजाम भी तो देखिए क्या हुआ। अंजाम देखिए आज देश के सामने, और देश को समझने की जरूरत है कि किस तरह की सरकार चला रही है ये सत्ता जिसको जवाब नहीं देना, जवाबों से भाग रही है, सवाल के जवाब नहीं है इनके पास। आज अगर पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो 26 लोग निर्दोष मारे गए थे, उनके जो आतंकवादी थे वो कहाँ हैं, उन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। आज 100 दिन के बाद भी सत्ता पूरी तरीके से मुंह पर टेप लगाकर बैठी हुई है और यहाँ पर बैठकर जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, अगर वो हालांकि हम बात लोग भी विषय कर से ले थोड़ा विपक्ष से, तो उनके ऊपर हम कार्रवाई लोग थोड़ा सा हो विषय से भटक उनको रहे हैं। बंद विषय से करने का थोड़ा कोई सा हक नहीं होगा। ये देश कहाँ जा रहा है? यानी ये विषय हम ही लोग है, लक्ष्मण जी, ये विषय है और ये विषय संसद से जुड़ा हुआ है, ये मानसून सत्र से जुड़ा हुआ विषय, ये राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये जनता और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए ये विषय है और लोगों को समझना होगा कि ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में किस तरह की राजनीति होने वाली है, किस तरह से सत्ता चलने वाली है, किस तरह से रीढ़ विहीन लोगों को सिर्फ पद दिए जाएंगे और किस तरीके से देश का भविष्य तय होगा। ये पूरी तरीके से देश की जनता को डिसाइड करना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि किस तरीके से ये सरकार विजय त्रिवेदी जी, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही ठीक है। करना चाहती है। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, थोड़ा सरकार की तानाशाही का जो आरोप लगाया प्रियंका जी ने, उससे थोड़ा सा अलग हटके मैं आपसे पूछूं तो आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि एक नाम जो स्वाभाविक तौर पे चल रहा है कि उपसभापति जी को भी जिम्मेदारी दे दी जाए। अभी सज्जन जी ने कहा कि बिहार की राजनीति से इसको ना देखा जाए। आप कैसे देख रहे हैं कि नए, चूँकि फॉरवर्ड लुकिंग लोग अब अभी से अटकलें लगाना शुरू कर दिए? देखिए, अटकलें लगाना बहुत खतरनाक है इस सरकार के बीच में। नाम जोड़ना तो और मुश्किल काम है, लेकिन मैं समझता हूँ सोशल मैसेजिंग एक कारण, और दूसरा बड़ा जो कारण हो सकता है, मतलब दूसरा बड़ा जो पॉइंट हो सकता है वो है कि संघ और बीजेपी का कोर कार्यकर्ता हो। अब बाहर के लोगों की एंट्री इस पद पर हो, फिलहाल इसकी संभावना मुझे कम लगती है, ऐसा मुझे लगता है। ये इसलिए तो कि यहाँ पर अटकल लगाना इस जगदीप सरकार में धनखड़ जी बिल्कुल के परिप्रेक्ष्य में कह रहे खतरे से खाली नहीं है। ये जगदीप धनखड़ जी के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि मतलब बाहर के लोगों को बीजेपी संघ का कार्यकर्ता ही हाँ। नहीं, सत्यपाल मलिक साहब भी है ना, उससे पहले क्यों भूल रहे हैं आप? हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीजेपी संघ का कार्यकर्ता हो, कोर कार्यकर्ता, उसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है। उसके साथ सोशल मैसेजिंग हो जाए। प्रियंका जी के लिए एक लाइन बोल देता हूं, भले ही आपने समय नहीं दिया, कि प्रियंका जी को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें याद नहीं कि जेल सिंह जी के साथ जब राष्ट्रपति थे तो कैसा कन्फ्रंटेशन कांग्रेस ने किया था, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का तो याद ही होगा कि 11:45 पर जो साइन करवाए गए थे इमरजेंसी पर। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, और वीवी गिरी का चुनाव को भी आपको याद होगा, तो थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके भी इतिहास में ऐसे कई सारे अध्याय यहाँ पर हैं। आशुतोष जी, बीजेपी के अंदर भी कई नेताओं का ये मानना है कि जब भी ऐसे बड़ी जिम्मेदारी आप देते हैं तो कैडर से हट के जो लोग बाहर से आए होते हैं उनको देना कई बार नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो आपको भी लगता है इस बार अब ये रिस्क नहीं लेगी सर बीजेपी? आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं विजय जी को एक बात बताना चाहता हूं कि जब जैल सिंह थे और राजीव गांधी थे तो खबरें ये चला करती थी कि जैल सिंह कब राजीव गांधी की सरकार को बर्खास्त करेंगे, और उनका एक इंटरव्यू वीर सांघवी के साथ हुआ था जो बड़ा मशहूर हुआ था। यहाँ स्थितियां बिल्कुल अलग है। कोई सोच ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डिस्टेबलाइज करने के बारे में सोचे। तो खैर मैं थोड़ा सा विषयांतर था, माफ करिएगा विजय जी, मैंने आप पर टिप्पणी। विजय जी को जोड़ना चाहते हैं, विजय को जोड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जेल सिंह जी की स्थिति क्यों पहुंची थी वो भी है, लेकिन इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे। मैं इस पर कोई आशुतोष जी को जवाब देना मेरी मंशा नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़े संपादक को अपना पद भी छोड़ना पड़ा था। जब जैल सिंह के बारे में उन्होंने कुछ लिख दिया था तो बहुत बड़े संपादक थे जिनका बहुत नाम है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनको ह्यूमिलेटिंग कंडीशन में इस्तीफा देना पड़ा था। आशुतोष सर, संगीत रागी जी भी कुछ आपको बोलना चाहते हैं? संगीत रागी, देखिए सबको पता है कि जैल सिंह को कितना दरकिनार करते थे राजीव गांधी।
एक सामान्य परंपरा है कि यदि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से लौटता है तो राष्ट्रपति से एक मुलाकात करता है। मुलाकात करना तो छोड़ दीजिए, दोनों के बीच बातचीत तक बनती। ये स्थिति थी ग्याली जैन सिंह के लिए। और इस देश का ये भी इस देश ने दौर देखा है कि गृह मंत्री जूता उठा रहे हैं प्रधानमंत्री का। वो बूटा सिंह का शायद ख्याल लोगों ने भूल गया है। तो ये तो छोड़ दीजिए कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या करती थी। एक और जिक्र मैं कर देना चाहता हूं, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऐसा कहा, राहुल गांधी और गांधी परिवार को कोई एक व्यक्ति क्रिटिसाइज करके कांग्रेस पार्टी में देख ले, वो दूसरा दिन वो अपने पद पर नहीं रखा है। सीताराम केसरी को कैसे घिसिया करके और लतिया करके बाहर निकाला गया था कांग्रेस के दफ्तर से, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। तो हमने देखा है वो दौर कि क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के लिए करती है। अब तीसरी बात पर है कि कौन आगे बनेगा, ये कहना जैसे होता है ना, जैसे जादूगर क्या निकालता है अपने टोपी से पता नहीं लगता है। तो इस सरकार में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कल कौन बनेगा। आशुतोष जो कह रहे हैं कि हमारे सोर्सेज कभी हुआ करते थे आशुतोष, अब वो सोर्सेज नहीं बनते। यही तो पत्रकारों का आज के दिन में है कि इस सरकार से कुछ सोर्सेज निकलते ही नहीं है। अब आशुतोष को पता नहीं कहां से वो सोर्स मिल गया, मुझे नहीं जानकारी थे। एक ही व्यक्ति थे जो ऑफ द कैमरा मैसेजिंग करते थे, मैंने पार्टी के इतर जाकर के पत्रकारों से बात करके मैसेजिंग करते थे। अब वो चीजें भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से थोड़ा बाहर निकल गया है। आज के दिन में कोई ऐसा नेता साहस नहीं करता। संगीत रायगी जी, दोनों लोग आपको जवाब देना चाहते हैं। आशुतोष जी भी, एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर है। देखिए, मैं इतनी बात संगीत रागी जी से अपेक्षा करता हूं कि मैंने 30 साल पत्रकारिता की, मुझे पत्रकारिता न सिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं उनको ये नहीं सिखाऊंगा कि वो स्कूल कैसे चलाएं और क्लास कैसे पढ़ाएं और राजनीति शास्त्र की परीक्षाएं कैसे लें। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा भी नहीं है। प्रियंका जी कुछ बोलना चाहे थे। प्रियंका जी, प्रियंका जी। देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर हमने इतना जो मीडिया को मैनेज करके रखा होता तो अन्ना हजारे जी जो है ना, पूरी तरीके से जो मीडिया में हाईलाइट थे वो नहीं होते। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मीडिया भी पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। और उस समय जब चुनाव होते थे तब किसी को बाध्य नहीं किया जाता, आज भी नहीं बाध्य किया जाता। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो पूरी तरीके से छूट थी, आप जिसको चाहे वोट दे, और वोट देकर चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में कब वोटिंग होती है, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है? आज भी जो है, अभी भी चेंज होने को है। बता दीजिएगा कब चुनाव होगा। आप तो वो पता होगा ना आपको, आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिए, ऐसा है ना कि लोकतंत्र जो है जिन पार्टियों में है उस पार्टियों में दिखता है, और जिन पार्टियों में तानाशाही है वो पूरी तरीके से दिख रही है। और भूतकाल को लेकर वर्तमान में अगर आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भूतकाल में ही रहेगी, वर्तमान पे वो कभी बात नहीं करेगी, भविष्य काल पे वो कभी बात नहीं करेगी। भविष्य में सिर्फ सामने दिखाएगी, वो भी झूठ है। हकीकत ये है कि सवालों के जवाब हमें मिलते नहीं है। जब सवालों के जवाब देने की बात आती है तो फिर वो माइक बंद कर दिया जाता है। संकेत रागे जी, शो का समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में बात किए, फिर मैं एक बार त्रिवेदी जी के पास, सज्जन जी के पास जाऊंगा। देखिए, भविष्य तो कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत सुनहरा नहीं दिखाई दे रहा है।